दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है ड्रीम एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। जैसे सोचते तो बहुत लोग हैं ना कि काश हम भी अमीर होते, तो हमारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती जैसे फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज, फिरारी, लैम्बोर्गिनी और इवन बुगाटी। पर सिर्फ कुछ लोग ही वो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को मासेस से अलग करती हैं? यानी कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो कुछ इन अल्ट्रा अचीवर्स को मासेस से अलग करती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे, सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वेल, luck do play some role to some extent, but overall it's all about building the system. So जो लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं और अपने गोल्स पर लगे रहते हैं एंड बिकम द बेस्ट एट व्हाट दे डू, एंड फिर सूनर और लेटर वो लोग अपने गोल्स अचीव करते जाते हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी फिर बदलता जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रेयर की और अगले दिन आपके गराज में आपकी ड्रीम कार आ जाए या आपकी ड्रीम्स पूरे हो जाएं। एंड दिस इज नॉट हाउ गॉड वर्क्स। और गॉड के कंटेक्स्ट में आपने वो लाइन सुनी होगी ना बचपन में कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो जो लोग रियलिस्टिकली अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, अपने गोल्स पे लगे रहते हैं, फिर सपने भी, फिर ड्रीम्स भी उन्हीं लोगों की पूरी होती हैं। और जब बात नॉलेज की आती है तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। और ये क्रिएटिव थिंकिंग किस चिड़िया का नाम है, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है। आप उस वीडियो को बाद में देख लेना, आपको वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। बिफोर दैट, आई एम सुदुतरन एंड वेलकम बैक टू नेटफ्लिप अकेडमी चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को दबा दीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कुछ क्रिएटिव करना, यानी कि कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना, कुछ डिफरेंट करना। और यही चीज अल्ट्रा अचीवर्स को मासेस से अलग करती है। यानी कि जो अल्ट्रा अचीवर्स होते हैं वो चीज़ों को डिफरेंट वे से करती हैं। और जब बात मेजॉरिटी लोगों की आती है तो मेजॉरिटी लोग वही करते हैं जो मेजॉरिटी लोग करते हैं। और पीपल विद क्रिएटिव थिंकिंग स्किल वो चीज़ों को अलग अंदाज से करते हैं, डिफरेंट वे में करते हैं, अपने यूनिक वे में करते हैं। इसलिए दोस्त, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है, और खास करके अपने इंडियंस के लिए। क्योंकि जब बात आती है इंडिया की पॉपुलेशन की, अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो वो यंग पॉपुलेशन है। सो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड विद द राइज ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, अभी तो ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट स्टार्टेड एंड लॉन्ग वे टू गो। इसलिए वर्ल्ड लीडर ऑफ 21st सेंचुरी ऑफन से दैट 21st सेंचुरी वुड बी द इंडियन सेंचुरी। सो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो इंडिया के लिए, सो डू चेक आउट दिस इनिशिएटिव्स सच एज स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या आपके ग्लोबल एम्बिशंस हैं एंड यू वांट टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे इलॉन मस्क का गोल मास कॉलोनाइजेशन। और अगर आपके भी ऐसे बड़े गोल्स हैं, सो हैविंग द क्रिएटिव थिंकिंग स्किल एट योर डिस्पोजल वुड रियली हेल्प यू इन योर जर्नी। और अगर हम इंडिया की डेमोग्राफी में भी थोड़ा और डीप जाए तो मेजॉरिटी यंग लोग मिडिल क्लास से ही आती हैं। और अगर आप मिडिल क्लास ही हो और आप काफ़ी एम्बिशियस भी हो तो स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। और प्लस अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग में अच्छे हो जाते हो या क्रिएटिव थिंकिंग में अच्छे हो तो वो स्ट्रगल, पेन, हार्डशिप, सफरिंग, लाइफ की प्रॉब्लम्स वुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिकॉज यही प्रॉब्लम्स फिर आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव, मेच्योर और विजनरी बनाएंगी। However, being born in the rich family where some people have some advantages, there are some disadvantages as well. It's basically yin and yang. यहाँ पे कुछ फायदा होगा, वहाँ पर कुछ नुकसान भी होगा। बट यूजली लोग कहते हैं दिस वर्ल्ड इज अनफेयर बिकॉज सम पीपल आर बॉर्न लकी एंड सम पीपल आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। सो व्हाट? और अगर आप किसी भी रिच बंदे की स्टोरी उठा लो, उनकी फैमिली में किसी एक बंदे ने लाइफ में स्ट्रगल की होगी ना यार। तो आप स्ट्रगल कर लो, आप अपने गोल्स को अचीव कर लो, आपको किसने रोका है? एनी हो, वापस आते हैं वही रिच किड के आर्गुमेंट पर। जैसे बीइंग बॉर्न इन रिच फैमिली वेयर यू हैव सम एडवांटेजेस, पर जैसे वो स्ट्रगल नहीं है और लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग तो नहीं होगी। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है इवन हैविंग द ग्रेट फैमिली लेगेसी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। राहुल गांधी में वो कैरेक्टर नहीं है, राहुल गांधी में वो बात नहीं है। और इवन इन द केस ऑफ बॉलीवुड स्टार किड्स एज कम्पेयर टू आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके टैलेंट के सामने बॉलीवुड स्टार किड्स आर नो मैच। सो समझ रही हो ना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, थिंकिंग, स्किल्स। और एक और आर्गुमेंट, जैसे इन द करंट एज ऑफ डिजिटल एरा विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जैसे बहुत सारी जॉब्स अभी पास्ट में भी चेंज होगी इन द लास्ट 2 डिकेड्स। जैसे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लो, पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, और अभी की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से जैसे एडवांसमेंट इन ट्रक्स, कार्स, ड्राइवरलेस कार, सर्विस रोबोट्स, क्लीनिंग रोबोट
एक्सेट्रा। सोन बहुत सारी जॉब फ्यूचर में भी प्लेस हो जाएंगी। इसलिए दोस्त क्रिएटिव थिंकिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी जिंदगी में काम आएगी। और जितना ज्यादा आप क्रिएटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है और नॉलेज और स्किल के हिसाब से फिर आप अपने गोल्स को अचीव करते जाते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फर्स्ट, एक्शन टेकर। दोस्त क्या आप जानते हो इस दुनिया में ना 4 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप के लोग वो होते हैं जो काम करके सोचते हैं कि साला ये मैंने क्या कर दिया। दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो अपनी ड्रीम वर्ल्ड में ही जीते हैं और काम कम करते हैं। तीसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो काम भी करते हैं, जो सोचते भी हैं और फिर काम भी करते हैं और फिर सोचते हैं, जो कमी रहेगी उसको इम्प्रूव करते हैं एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और फोर्थ टाइप के लोग होते हैं, क्या आप गैस कर सकते हो फोर्थ टाइप के लोग कैसे होंगे? फोर्थ टाइप के लोग वो होते हैं जिन लोगों को थिंकिंग, नॉलेज, ज्ञान से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस लाइफ में मौज चाहिए, वो कैसे ना कैसे करके बंदोबस्त कर ही लेते हैं। और जब बात थिंकिंग की आती है तो ओवर थिंकिंग भी होती है। जैसे बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, या तो वो अपने रिपीटेड थॉट्स, खुद के बायसेस, परसेप्शन के कारण ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, या कुछ लोगों के गोल्स ही इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उसमें ओवर थिंकिंग तो फिर होती ही होती है। जैसे अगर किसी का गोल ही इमोर्टैलिटी हो, सोल ट्रांसफर, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर, जीन एडिटिंग, मेकिंग टाइम ट्रेवल मशीन, एडवांस स्पेसक्राफ्ट, मेकिंग एआई रोबोट्स, तो ओवर थिंकिंग का तो रोल रहेगा ही रहेगा। बट विद क्रिएटिव थिंकिंग स्किल ये आपकी लाइफ को आसान बना देती है, बिकॉज सीइंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप ओवर थिंकिंग में स्टक नहीं होगे और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फिर आप कैसे ना कैसे करके फाइंड कर ही लोगे। सो क्रिएटिव थिंकिंग से पहले आप चीज़ों को समझते हो, फिर कम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हो, फिर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट जाने की एक्शन लेते हो। पर ये एक्शन लेना है, इवन हर रोज स्मॉल एक्शन लेना, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही हेल्प करती है गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टिल बहुत लोग अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, अपने गोल्स को कंटिन्यूसली कर नहीं पाते। फिर बहुत लोग मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, यानी कि जब तक उनकी मोटिवेशन रहती है वो खूब काम करते रहते हैं, बाद में फिर वो नई मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ही कमेंट करके बताओ कि मोटिवेशन पर डिपेंड ना होकर हम कैसे कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एज फार एज माई परस्पेक्टिव इज कंसर्न्ड, आप कभी फ्री विल पर अच्छे से डीपली समझना। डू वी हैव फ्री विल? क्या हमारे पास वाकई में फ्री विल होती है, या जो आपकी किस्मत में लिखा है आपको सिर्फ वही मिलता है, यानी कि लाइफ प्री डिटरमिन्ड है? सोचना जरूर। और इस टॉपिक के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड पॉइंट, बीइंग इमेजिनेटिव। कुछ भी बढ़िया, यूनिक, नोवल, जाने की नया करने के लिए इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही चीज सेम तरीके से करना, कन्वेंशनल वे से करना, ये तो हर कोई कर लेता है, पर किसी चीज को नए तरीके से करना, न्यू मेथड से करना, उसमें इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड दैट इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि ये इमेजिनेशन से ही आप फिर इंक्रीमेंटल ग्रोथ से हटकर आप 0 to 1 ग्रोथ में सोच पाते हो। यानी कि एक होती है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जैसे जब किसी ने वर्ल्ड की फर्स्ट कार इन्वेंट की होगी तो फिर लोग उसमें चेंजेस करते गए, और बेटर बनाते गए, ऐसी गाड़ियां बेटर बनती गई। पर जब वो गाड़ियां बना रहे थे तो कुछ लोगों ने सोचा होगा ना, इंक्रीमेंटल ग्रोथ से हटकर कितनी भी अच्छी और महंगी गाड़ी क्यों ना हो, पर चलती तो वो रोड पे ही है ना। सो क्या हो अगर हम गाड़ी को भी आसमान में उड़ा सकें। ऐसे ही फिर इंडिया की बात करें तो वो शिवकर बापूजी तलपड़े ने इंडिया में पहला एरोप्लेन उड़ाया था 1895 में। वो बात अलग थी कि इंडिया तब ब्रिटिशर्स का गुलाम था, जिस कारण वर्ल्ड फर्स्ट एरोप्लेन का क्रेडिट इंडिया को नहीं मिला, तो जो कि राइट ब्रदर को मिला, जिन्होंने एरोप्लेन को उड़ाया था 1903 में। सेकंड एग्जांपल, एक टाइम पे ना दोस्त लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फिर चेंजेस होते गई, फिर कॉर्डलेस फोन आए, और इंक्रीमेंटल ग्रोथ होते होते स्मॉल फोन विद कीपैड आए। जैसे आप नोकिया को तो जानते ही हो ना, कितना मजबूत होता था फोन नोकिया का। और यहाँ बहुत कंपनीज इसी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ जा रही थी, इन्हीं फोन को वो मॉडिफाई कर रहे थे, नए नए चेंजेस कर रहे थे और फोन लॉन्च किए जा रहे थे। देन कम्स दी एप्पल विद टच स्क्रीन आईफोन, और जिन्होंने फिर फोन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया। सो कुछ नया सोचो, इमेजिन करो, कुछ नया ट्राई करो जो शायद आज से पहले किसी ने ना किया, फिर आप कुछ वैल्यूएबल लेसन सीख पाओगे और कुछ नया कर पाओगे। थर्ड, इंप्रूव फोकस। जैसे जैसे आप एक्शन लेते हो और फोकस्ड एक्शन लेते हो और डिसिप्लिन में आप काम करते हो और कंसिस्टेंटली जब आप करते रहते हो तो आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लेते हो। पर बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, उनकी बैड हैबिट्स उन्हें वो गोल्स को अचीव करने नहीं देती। और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में प्रेशर होता है, और डोपामिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे हम मन कहते हैं,
इट इज हार्डवायर्ड टू चूज प्लेजर ओवर पेन। सो इस मन को बस प्लेजर चाहिए, इसे बस प्लेजर ही प्लेजर चाहिए, कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, आप फिर वही करोगे, फिर चाहे आप कॉन्शियसली करोगे या अनकॉन्शियसली। और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बिल्कुल ये वैसा है जैसे कि आप ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रहे हो, जैसे टेस्ला कार। एज लॉन्ग एज यू आर ड्राइविंग द कार, फिर आप अपने काम प्रोडक्टिव ही करोगे। बट द मोमेंट यू लेट द कार टू कंट्रोल यू, यानी कि जब आप अपने मन को कंट्रोल दे देते हो, तो मन भी लाइक अपन प्लेजर मांगता है, ओनली प्लेजर प्लेजर प्लेजर। सो इट्स योर कॉन्शियस माइंड जो कि बीच में आ सकता है, ना मुन्ना ना। लाइक अगर हम वो एग्जांपल की बात करें, लाइक यू आर द ओनर ऑफ योर कार, सिमिलरली यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ। सो जो भी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, प्राइम वीडियोस और एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म और एनी अदर स्टफ यू आर वॉचिंग और माइंडलेसली कंज्यूमिंग, इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, जो भी चीजें आपको अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की तरफ लेकर जाए, चाहे उन चीजों में कितना ही प्लेजर क्यों ना हो, कितना भी मजा आए, पर उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी तरफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, रीडिंग, चेस, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की तरफ लेके जाती हैं। सो द चॉइस इज योर्स। कुछ चीजों में सिर्फ प्लेजर होता है और कुछ चीजों में प्लेजर, प्रोडक्टिविटी दोनों होती है। जैसे रीडिंग हो जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग से आपको वो काम करना इंटरेस्टिंग लगेगा और आप ओवर द टाइम उस काम में अच्छे हो जाओगे, जिससे आपका फोकस भी फिर बढ़ेगा। और यही बात मेडिटेशन की, रेगुलर मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये कम होने लगता है। इसके कारण फिर आप कंस्ट्रक्टिव चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। सो वो चीजें करो जो आपको फोकस बढ़ाने में हेल्प करें, जिससे आप ज्यादा और स्मार्ट वे में काम कर पाओ और उतनी ही ज्यादा फिर प्रोडक्टिविटी होगी। फोर्थ पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना, खुद को ऑब्जर्व करना, यही क्वालिटी लाइफ में आपको बहुत ही आगे लेकर जाती है। क्योंकि लोग अक्सर भावनाओं में बहकर लाइफ में गलती कर बैठते हैं। जैसे आपने लाइफ में देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो लाइफ में फिर गलती कर बैठते हैं। और इसलिए कहते हैं दोस्त, आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन ना तो तब लेनी है जब आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, और ना तब लेने हैं जब आप बहुत ही ज्यादा खुश हो। इन दोनों ही मोमेंट पे आपका जो इमोशंस होते हैं आपके ऊपर हावी होते हैं। सो वही सिचुएशन को जब आप अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, अपने ठंडे दिमाग से एनालाइज करोगे, आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, तभी आप डिसाइड कर पाओगे व्हाट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि गुस्से में तो आप ये भी कह सकते हो ना, किसी ने आपको जरा सा हाथ उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि आपको भी मन करेगा ना फाड़ के रख दो साले को। पर जब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, फिर ही आप एनालाइज कर पाओगे यार कि वाकई में जो करना ठीक है या वो नहीं है। तो आप उस बात को फिर अलग वे में, तो आप हो सकता है उस बात को अलग वे में हैंडल करो। सेकेंडली, अक्सर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझती। जब दोनों पार्टीज को लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, दूसरा बंदा गलत, और जबकि दूसरा बंदा भी यही सोच रहा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये दूसरा बंदा गलत है। यानी कि उनके बीच कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती जिसपे दोनों पार्टी एग्री करें। जैसा कि आपका कोई दोस्त हो और जिसकी आपने बहुत बार हेल्प की हो, राइट, जब भी आपको वो फोन करता है आप उसकी हेल्प करते हो कैसे ना कैसे करके, राइट, और जब आपकी बारी आती है, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो और अब आप उस दोस्त को फोन कर रहे हो, करे जा रहे हो, फोन उठा नहीं रहा, और बाद में फिर आपको वो बहाना दे रहा है, कोई भी XYZ रीजन दे रहा है, इस रीजन के कारण नहीं आ पाया, इस रीजन के कारण आपको हेल्प नहीं कर पाया, एक मोमेंट पे तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना उस पर कि साला उस बंदे ने इस सिचुएशन में ऐसा आपके साथ क्यों किया, फिर चाहे आपको वो कितने भी रीजन गनाए, राइट। और जब आप उसकी सिचुएशन को एनालाइज करोगे, फिर ही आप उसके पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे ना यार। और इसी एबिलिटी को कहते हैं लुकिंग इन द सिचुएशन फ्रॉम अदर शूज। शांत शब्दों में ये समझना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। हाँ, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में अगर हम ये क्वेश्चन पूछ लेना अपने आप को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। पर क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा वे, माई वे इज हाई वे, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, दूसरा गलत, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से फिर आप सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और लोगों को, ह्यूमन नेचर को समझ सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों की बात सुनते भी हो, उनकी बात समझते भी हो, सिर्फ बोलते ही नहीं। और ये ऐसी एबिलिटी है जो आप में पेशेंस भी डेवलप करेगी और आपकी ये लीडरशिप स्किल भी इंप्रूव करेगी। फिफ्थ पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ में कुछ भी ग्रेट बड़ा उखाड़ने के लिए लर्निंग प्ले दी क्रूशियल रोल।
However, most of the people after completing their formal education सोचते हैं they are done with education. On the flip side, सेल्फ एजुकेशन में आप लाइफ में सीखते ही रहते हो, क्योंकि दोस्त लाइफ सिखाती ही रहती है, बस कोई सीखने वाला होना चाहिए। बट बहुत लोग मोनोटोनस लाइफ जीते रहते हैं, यानी कि वो लोग वही कर रहे होते हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, और इसे ही हम रैट रेस कहते हैं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना, कर ली हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बन गए, अब जॉब करो, पैसा कमाओ, लाइफ को एंजॉय करो। जो लोग इस माइंडसेट से अपनी लाइफ जीते हैं, उनकी फिर ग्रोथ लिमिटेड ही रहती है। दूसरी तरफ जो लोग नदी की तरह होते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी सेल्फ एजुकेशन में लगे रहते हैं, लाइफ में सीखते रहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, उनकी लाइफ में भी फिर ग्रोथ उसी लेवल की होती है। और लर्निंग से ही हमें अपने बारे में पता लगता है, अपने हिडन टैलेंट के बारे में पता लगता है। और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने नॉलेज और स्किल पे काम करते जाते हैं, लर्निंग की हेल्प से हम लाइफ में कुछ बढ़िया करते रहते हैं। 6th पॉइंट, एक्सप्लोरर। दोस्त, ऑलमोस्ट सभी लोग जब अपने इन्फेंट फेज में होते हैं, यानी कि जब सब बच्चे होते हैं, तब उन सबकी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, कुछ नया सीखने की, कुछ एक्सप्लोर करने की, इसलिए उनके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। बट एज वी कीप गेटिंग ओल्डर, जैसे जैसे हम फिर अडल्ट बन जाते हैं, वो क्यूरियोसिटी फिर अडल्ट में वो लेवल की नहीं रहती, और इसलिए अक्सर कॉमन प्रिवेलिंग विजडम रहती है इस कंटेक्स्ट में कि नेवर लेट द चाइल्ड डाई इनसाइड यू। और जब बात बच्चों की आती है, तो आप जो भी काम कहोगे ना, भी ये काम नहीं करना, तो वो काम वो करके ही छोड़ते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। पर जब लोग अडल्ट बन जाते हैं, तो लोगों में वो एनर्जी नहीं रहती, लोगों में वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, एक्सपीरियंस करने की। एज अ रिजल्ट फिर बहुत लोग अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, जैसे ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट। ये इनसिक्योरिटी, डर फिर लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, और वो कंफर्ट जोन में फंस के रह जाती हैं। ऑन द फ्लिप साइड, जो लोग क्रिएटिव थिंकर होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, एडवेंचर करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो पैशन ड्रिवन और मिशन ड्रिवन होते हैं, वो ही लाइफ में फिर बड़े रिस्क लेते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं। क्योंकि दोस्त, खूब कहा है किसी ने कि रिस्क है तो इश्क है, और इवन मार्क जुकरबर्ग का कोड तो आपने सुना ही होगा, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। क्योंकि जब आपका फोकस लर्निंग पर हो, तो आप लाइफ की अनसर्टेनिटी से नहीं डरोगे, रिस्क से नहीं डरोगे, क्योंकि इसी अनसर्टेनिटी से कुछ नया बढ़िया कमाल का निकलता है, और जो आपको बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है, जिससे आप किसी भी अपॉर्चुनिटी में सक्सेस और फेलियर के बियॉन्ड देखोगे। आपका फोकस लर्निंग पर होगा, जबकि बहुत लोग बस प्रॉब्लम को ही देखते हैं, उन्हें हर अपॉर्चुनिटी में ही प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और फिर कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसमें मैं फेल हो गया तो, अगर ये ऐसा हो गया तो। दूसरी साइड जब क्विट करना, गिव अप करना ऑप्शन में ही ना हो, तो लोगों को सिर्फ बस अपना गोल दिखता है, जिस गोल्स पर वो लगे रहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं और नया सीखते रहते हैं, और सुनर और लेटर फिर वो अपने गोल्स को अचीव करते जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हो।